नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं एक जासूसी कहानी, चलती ट्रेन में हत्या का रहस्य। लेखक फ्रीमैन विल्स क्रॉफ्ट्स। चलती ट्रेन में हुई पति पत्नी की हत्या ने पूरे इंग्लैंड को हिला दिया था। ये घटना 1909 में हुई थी और हत्यारे के न पकड़े जाने पर लोगों ने काफी शोर भी मचाया था। लेकिन इस हत्या का राज 10 साल बाद खुला था और तब भी हत्यारा पकड़ा नहीं जा सका था। ये हत्या नॉर्थ वेस्टर्न एक्सप्रेस में प्रेस्टन और कार्लाइल के बीच हुई थी। इस हादसे में शामिल मुख्य अभियुक्त ने मुझे आखिरी बयान दिया था। मैं पेशे से पुलिस का डॉक्टर हूं, इसलिए मैं आखिरी वक्त उस व्यक्ति से मिला था। लेकिन उससे पहले मैं उस घटना के बारे में फिर से बताना चाहूंगा, ताकि आपको ब्यौरेवार सारी घटना का पता चल सके। ये हादसा नवंबर की एक अंधेरी रात को हुआ था। उस दिन गुरुवार था। ठीक 10:30 बजे हमेशा की तरह नॉर्थ वेस्टर्न एक्सप्रेस ने ह्यूस्टन स्टेशन छोड़ दिया था। ये ट्रेन सारी रात चलकर अगली सुबह ग्लासगो में एडिनबरा पहुंच जाती थी। ये एक लोकप्रिय ट्रेन थी और अब भी है, और ज्यादातर खचाखच भरकर चलती थी। खास तौर से ये व्यापारियों में काफी लोकप्रिय थी, इसलिए कि ये दोनों ओर से रात में ठीक 10:30 बजे चलती थी। अगली सुबह 7 बजे ये एडिनबरा और लंदन के ह्यूस्टन स्टेशन पहुंच जाती थी। इसके लोकप्रिय होने का यही कारण था कि दिन भर व्यापारी लोग लंदन में खरीदारी करते और रात किसी होटल में बिताकर पैसे खर्च करने की बजाय इस ट्रेन में सोते हुए अपने घर लौट आते थे। अगली सुबह आराम से घर पहुंचकर वे अपने काम पर भी पहुंच सकते थे, इसलिए इस ट्रेन से यात्रा करना लोग पसंद करते थे। ह्यूस्टन से जब इंजन ने अपने पीछे लगे 8 डब्बों को खींचकर यात्रा शुरू की, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उस रात क्या घटेगा। इन 8 डिब्बों में 2 प्रथम श्रेणी के डिब्बे थे और 3 तीसरी श्रेणी के, 2 सामान ले जाने वाले डिब्बे और गार्ड का एक छोटा डिब्बा। इन सामान ले जाने वाले डिब्बों में एक ग्लासगो में ही कट जाता था और एक एडिनबरा तक जाता था। प्रथम श्रेणी के ही एक डिब्बे में महिलाओं के लिए अलग से केबिन था। इस घटना को समझने के लिए डिब्बों के क्रम को समझना जरूरी है। सबसे पीछे ग्लासगो में कटने वाला सामान का डिब्बा लगा था। इसके बाद गार्ड जोन्स का डिब्बा था। इसके बाद तीसरी श्रेणी का एक डिब्बा लगा था। उसके बाद प्रथम श्रेणी का एक डिब्बा, इसके बाद फिर तीसरी श्रेणी के डिब्बे, फिर प्रथम श्रेणी का डिब्बा। इसके बाद सामान ले जाने वाला डिब्बा था। सभी डिब्बों के कॉरिडोर एक ही सीध में थे और गार्ड के डिब्बे से वे सीधे आखिरी छोर तक दिखते थे। ह्यूस्टन से जब ट्रेन ने यात्रा शुरू की तो मौसम भारी था। आकाश में बादल छाए हुए थे और लग रहा था कि अब बारिश हुई कि तब। लेकिन बारिश उस समय नहीं हुई, बल्कि उस पूरे रेल मार्ग पर अगली सुबह बारिश हुई। इससे एक नुकसान ये हुआ था कि अपराधी के पैर निशान मिट गए थे। नॉर्थ वेस्टर्न एक्सप्रेस सामान्यतः समय से ही चलती थी। यही इसकी ख्याति का एक अन्य कारण भी था। उस दिन भी ट्रेन अपने समय से चल रही थी। रग्बी, क्रेव और प्रेस्टन स्टेशन इसने समय से पार कर लिए थे।
आधी रात से ज्यादा समय हो चुका था। अब गार्ड जोन्स की ड्यूटी थी कि वह एडिनबरा के टिकट कलेक्टर से टिकट और यात्रियों के बारे में बात करे। इससे पहले वह माल डिब्बे में बुक चीजों की सूची मिला रहा था। ये चेक करना भी उसकी ड्यूटी थी कि सूची के मुताबिक चीजें डिब्बे में चढ़ चुकी हैं या नहीं। गार्ड जोन्स ने आगे जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। साथ की तीसरी श्रेणी के डिब्बे के कॉरिडोर में कोई यात्री बाहर नहीं था, लेकिन तीसरी श्रेणी के डिब्बे और पहली श्रेणी के डिब्बे के बीच की जगह पर एक पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर खड़े थे। वे अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। जोन्स ने उनसे पूछा था कि क्या बात है। दोनों ने जवाब दिया कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है और उसके चिल्लाने से दूसरे यात्रियों की नींद में खलल न पड़े, इसलिए वे उसे चुप कराने के लिए बाहर आ गए हैं। उनसे हमदर्दी जाहिर करता हुआ जोन्स आगे बढ़ गया था। उसने आगे जाने के लिए अपनी ताली से कॉरिडोर का दरवाज़ा खोला था और पहले दर्जे के डिब्बे के कॉरिडोर में चला गया था। पहले डिब्बे में घुसने से पहले उसने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया था। पहले दरवाजे के डिब्बे का कॉरिडोर भी खाली था। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने देखा कि सभी केबिन के पर्दे लगे हुए थे और बत्तियां बुझी हुई थीं। हाँ, आगे वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे में महिलाओं के केबिन में बत्ती जल रही थी और वहां मौजूद 3 महिलाओं में से 2 तब भी कुछ पढ़ रही थीं। जोन्स को आने वाली घटना का जरा सा भी आभास नहीं था। वह ट्रेन के दूसरे सिरे पर मौजूद एडिनबरा के टिकट कलेक्टर से मिलने जा रहा था। आखिरी डिब्बे से पहले जोन्स ने 2 कोच अटेंडेंट को डिब्बे के किनारे की खाली जगह पर खड़े होकर बात करते देखा। गार्ड को देखकर दोनों अटेंडेंट आदर से खड़े हो गए थे। उनसे कुछ बातें करके गार्ड जोन्स आगे चला गया। टिकट कलेक्टर से उसे जो काम था वह भी उसने निपटाया और अपना डिब्बा छोड़ने के आधे घंटे बाद वह फिर से अपने डिब्बे में लौट आया था। लौटते वक्त भी सभी डिब्बों का वही क्रम था जो वह छोड़कर आया था। अभी कार्लाइल स्टेशन पहुंचने में 1 घंटे की देरी थी। ट्रेन पश्चिमी मोरलैंड के पहाड़ियों के बीच जंगल से गुजर रही थी। तभी गार्ड जोन्स ने महसूस किया कि ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए हैं। पहले उसने महसूस किया कि धीरे से ब्रेक लगाए गए हैं। फिर उसने महसूस किया कि ब्रेक कुछ तेजी से लगाए गए हैं। जोन्स उस समय अपने डिब्बे के पिछले हिस्से में पार्सल बिल चेक कर रहा था। पहले उसे लगा, और ये एकदम स्वाभाविक भी था, कि सिग्नल न मिलने के कारण ट्रेन रुकी है। वह क्या, कोई भी उस समय सोच भी नहीं सकता था कि ट्रेन में कोई हादसा हो चुका है। लेकिन तभी जोन्स को ख्याल आया कि इस जगह पर सामान्यतः सिग्नल नहीं मिलता और ट्रेन बिना रुके गुजरती है। क्या हुआ है, ये जानने के लिए उसने हाथ में मौजूद सभी बिल और अन्य जरूरी कागज एक फाइल में रखे और एक पेपर वेट से उसे दबा दिया। उसने क्या हुआ है ये देखने के लिए बाईं तरफ की खिड़की का पल्ला खोला और बाहर की तरफ देखने लगा। पहाड़ी रास्ता होने के कारण वहां ट्रेन की लाइन घुमावदार थी। उसे मुड़ती हुई रेल के अगले कुछ डिब्बों के जलते बल्बों की धुंधली सी रोशनी नजर आई। चूंकि रात अंधेरी थी और ट्रेन वैसे भी जंगल से गुजर रही थी, किसी शहर से नहीं, इसलिए गार्ड जोन्स को ट्रेन के डिब्बों में जल रहे बल्ब की धुंधली रोशनी के अलावा कुछ और नहीं नजर आया। सिग्नल तो उसे दूर तक कहीं भी नजर नहीं आया। जोन्स ने अब दूसरी तरफ की खिड़की खोलकर बाहर देखना शुरू किया। इस तरह की खिड़की की तरफ एडिनबरा से लंदन जा रही लाइन थी। इस तरफ भी जोन्स को कोई भी सिग्नल नहीं नजर आया, लेकिन डिब्बों में जल रहे बल्बों की धुंधली रोशनी में उसे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कुछ गड़बड़ नजर आई। वह लपक कर अपने डिब्बे को छोड़कर
कॉरिडोर में पहुंचा। तीसरी श्रेणी के डिब्बे में लोग खड़े हुए थे। गार्ड जोन्स ने देखा कि वे उससे अगले डिब्बे, जो कि प्रथम श्रेणी का था, को जोड़ने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। जोन्स ने इनसे पूछा कि क्या बात है, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। न ही गार्ड जोन्स को किसी जवाब की जरूरत थी। उसने दोनों डिब्बों के बीच बने दरवाजों में लगे शीशे से देख लिया था कि पहली श्रेणी के डिब्बे की यात्री, एक करीब 35 वर्षीय महिला, भय की मूर्ति बनी कांपती हुई खड़ी थी। जोन्स ने दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू की, लेकिन दरवाजे में किसी ने जानबूझकर कुछ इस तरह की हरकत की थी कि वह जाम हो गया था। दरवाजे के नीचे की तरफ किसी ने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा फंसाकर दरवाजे की स्प्रिंग तोड़ दी थी। इससे दरवाजा एकदम से जाम हो गया था। कई लोगों ने एक साथ जोर लगाया तो किसी तरह दरवाजा खुला। जोन्स ने सभी को उस डिब्बे में न आने की हिदायत दी और प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कदम रखा। वहां कदम रखते ही उसे महसूस हो गया कि इस डिब्बे में कुछ गड़बड़ हुई है। डर से कांपती महिला ने अपने पीछे की ओर हाथ से इशारा किया। उस इशारे का पीछा करते हुए जोन्स ने कॉरिडोर की दूसरी तरफ निगाह डाली। वहां का नजारा देखकर वह हतप्रभ रह गया। पीछे की तरफ बने केबिन के पर्दे को खींचता हुआ एक औरत का हाथ उसे नजर आया। फिर सीट के हैंडल से लगे उस औरत के सिर पर उसकी नजर पड़ी। डिब्बे की छत पर लगे नाइट बल्ब की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि उसके माथे में सुराख बना हुआ है। ये स्पष्टतः गोली का निशान था। गोली के कारण उसके माथे से मांस का टुकड़ा छिटक कर इधर उधर गिर गया था और खून बहकर उसके खूबसूरत लाल फर के कोट पर गिर रहा था। जोन्स स्तब्ध रह गया। वह देखते ही समझ गया कि वह औरत मर चुकी है। उसकी उम्र लगभग 30 साल की लग रही थी। लेकिन अगले ही क्षण उसे वहां एक और आकृति भी नजर आई, जिसे पहले वह देख नहीं सका था। औरत के सामने की सीट पर एक करीब 35 साल का व्यक्ति भी था। वह आगे की तरफ झुककर गिरा था। उसका सिर दूसरी सीट से अड़ गया था, इसलिए वह नीचे नहीं गिरा था, बल्कि दोनों सीटों के बीच उसका बदन किसी पुल सा तन गया था। काले बालों से भरे उसके सिर से खून टपक रहा था। उसने गौर से देखा तो कान के पीछे उसे सुराख नजर आया, जहां से खून निकल रहा था। दोनों जिस्मों से टपक रहे खून से केबिन का फर्श तरबतर था। उसे देखते ही जोन्स समझ गया था कि ये पुरुष भी मर चुका था। दूसरी तरफ का दरवाजा भी पिछली तरफ के दरवाजे की तरह ही जाम कर दिया गया था। इस बीच ट्रेन रुक गई थी और अब तक लोगों को पता चल गया था कि प्रथम श्रेणी के इस डिब्बे में कुछ अनहोनी हो गई है। लोग अपने अपने डिब्बों से उतरकर इस डिब्बे के पास भीड़ लगाकर खड़े हो गए थे। तभी गार्ड जोन्स को ध्यान आया कि दूसरी तरफ से आ रही नॉर्थ वेस्टर्न एक्सप्रेस भी इसी समय यहाँ से गुजरने वाली है। उसे लगा कि कहीं लोगों के पटरी पर खड़े रहने के कारण कोई और बड़ी दुर्घटना न घट जाए। वह एक अटेंडेंट को लेकर पटरी पर कूद गया। उसने लोगों से कहा कि वे फौरन पटरी को खाली कर दें, दूसरी तरफ से ट्रेन आने ही वाली है। लोगों ने फौरन पटरी खाली कर दी। जोन्स ठीक था। कुछ ही क्षणों में दूसरी तरफ से एडिनबरा से आ रही और लंदन जा रही नॉर्थ वेस्टर्न एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई वहां से गुजरी। रात के करीब 2:30 बजे विपरीत दिशा में जा रही ट्रेन में सोते हुए लोगों को शायद सपने में भी ये गुमान नहीं रहा होगा कि विपरीत दिशा की ट्रेन में क्या हादसा हो गया है। अब जोन्स फिर से उस डिब्बे में चढ़ा
जिसमें ये हादसा हुआ था। उसने फिर किसी से भी उस डिब्बे में न आने को कहा और एक अटेंडेंट को किसी डॉक्टर को देखने के लिए कहा। फिर उसने दोनों शवों को सीधा किया और सीट पर लिटा दिया। इस बीच अटेंडेंट तीसरी श्रेणी के डिब्बे से एक डॉक्टर को ढूंढ लाया था। उसने दोनों को देखते ही कह दिया कि दोनों मर चुके हैं, हालांकि उनके बदन में थोड़ी बहुत गर्मी बची थी। डॉक्टर ने जोन्स के कहने पर दोनों की थोड़ी सी जांच की, लेकिन वह जानता था कि ये बेकार है। उसने अपने रुमाल से महिला का मुंह ढक दिया और सिर झुकाकर एक किनारे खड़ा हो गया। इस बीच ट्रेन के दोनों ड्राइवर और उनका अटेंडेंट भी वहां पहुंच चुके थे। ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि किसी ने ट्रेन रोकने वाली चेन खींची थी, इसलिए उन्हें ट्रेन रोकनी पड़ी। चेक करने पर पता चला कि जिस डिब्बे में हत्या की गई थी उस डिब्बे की चेन भी खींची गई थी, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ी थी, इसलिए अगले डिब्बे की चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया। अब चूंकि हादसा हो चुका था और चूंकि आसपास कोई स्टेशन नहीं था, इसलिए अंधेरी रात में जंगल के बीच ट्रेन को रोके रखने में कोई तुक नहीं थी। गार्ड और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाने का फैसला किया। गार्ड ने सभी लोगों से डिब्बों में चढ़ जाने को कहा। फिर जाकर उसने ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने का सिग्नल दिया। ट्रेन ने अपना सफर फिर शुरू कर दिया तो गार्ड जोन्स फिर से उस डिब्बे से पहले के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में पहुंचा। वहां सफर कर रहे एक एक व्यक्ति का पता उसने नोट किया। प्रथम श्रेणी के यात्रियों और उसके आगे के प्रथम श्रेणी के डिब्बे के यात्रियों का भी पता उसने नोट किया। उसने और कोच अटेंडेंट ने सभी डिब्बों के टॉयलेट और सभी सीटों के नीचे झांक झांक कर देख लिया। कहीं कोई छिपा हुआ नहीं था। इस हादसे के कारण अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे से ये ट्रेन कार्लाइल स्टेशन पहुंची। ये ट्रेन इतनी लेट क्यों हो गई, इसकी सूचना स्टेशन अधिकारियों को नहीं थी। उन्होंने पिछले स्टेशन से पता कर लिया था कि वहां से एडिनबरा जाने वाली नॉर्थ वेस्टर्न एक्सप्रेस सही वक्त पर चली है। ये ट्रेन आखिर कहाँ रह गई, ये देखने के लिए विशेष दुर्घटना राहत ट्रेन तैयार कर ली गई थी और वह बस छूटने ही वाली थी कि नॉर्थ वेस्टर्न एक्सप्रेस ने कार्लाइल स्टेशन पर प्रवेश किया। स्टेशन पर पुलिस की टुकड़ी भी मौजूद थी और स्टेशन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी। गार्ड और ड्राइवर ने वहां मौजूद अधिकारियों को ट्रेन के लेट होने का कारण बताया। उन्होंने पुलिस को इस हत्याकांड की सूचना दी। इस हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आ गई। सबसे पहले तो पुलिस ने उस डिब्बे को अलग करवाया जिसमें ये हत्या हुई थी। इसके दरवाजे को सील किया और जो यात्री उस डिब्बे में सफर कर रहे थे उनका बयान लेना शुरू किया। इस बातचीत का तुरंत जो निष्कर्ष निकला वह ये था कि हत्यारा जो भी रहा होगा वह लंदन से ही ट्रेन में चढ़ा था और हत्या करके वहीं कहीं निकल गया। पुलिस ने तुरंत दुर्घटना राहत ट्रेन से ही अपने कुछ कर्मचारी उस स्थल पर भेजने का फैसला किया जहां हत्या के बाद ट्रेन रुकी थी। ये ट्रेन पहले ही 1.5 घंटे बाद कार्लाइल स्टेशन पहुंची थी। फिर यहां जांच पड़ताल करने और ये तय करने में कि ट्रेन दुर्घटना स्थल पर भेजी जाए 1 घंटे से अधिक समय और खर्च हो चुका था। अब जब सिपाहियों को लेकर ये विशेष ट्रेन चली तब तक भोर की किरणें फूटने लगी थीं। जांच दल का दुर्भाग्य ये भी रहा कि उसी समय बारिश भी शुरू हो गई। इसका सबसे ज्यादा असर ये रहा कि घटनास्थल पर पहुंची टीम किसी भी तरह के नमूने या सबूत नहीं जुटा सकी। न तो वे किसी के पैरों या हाथों के निशान ले सके, न ही कहीं उन्हें खून के धब्बे वगैरह मिले। हालांकि उन्होंने जहां से चेन खींची गई थी
उसके पीछे से जहां ट्रेन रुकी थी उसके आगे तक बड़ी बारीकी से चप्पे चप्पे की जांच की। उन्होंने रेल लाइन की पटरी के आसपास एक एक झाड़ी में भी ध्यान से देखा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और वे उसी विशेष ट्रेन से कार्लाइल लौट आए। अब पुलिस ने ट्रेन में मृतकों के सहयात्रियों से बयान लेने का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले उस महिला के घर पुलिस पहुंची जिसने सबसे पहले मृतकों को देखा था और जिसके इशारे पर ही गार्ड जोन्स की निगाह भी मृतकों पर पड़ी थी। इन महिला का नाम ब्लेयर बूथ था। करीब 30 वर्ष की बूथ लंदन की निवासी थी। लेकिन इससे पहले जिनकी हत्या हुई थी उनके बारे में बता दिया जाए। यात्रियों की सूची की जांच के बाद ही इनके नाम पता चल गए थे। ये थे 35 साल के अच्छे कद काठी के होरेशियो ल्यूलाइन और उनकी 27 साल की पत्नी ग्लैडिस वेंटवर्थ ल्यूलाइन। होरेशियो एक रईस आदमी थे और लंदन की एक अच्छी फर्म में काम करते थे। उनकी अच्छी सोसाइटी में आमदरफ्त थी और वह और उनकी पत्नी अच्छी पार्टियों में जाना और ऐसी पार्टियां देना पसंद करते थे। गॉर्डन विला रोड हैलिफैक्स में ये दंपत्ति रहता था। उनकी हत्या से करीब 1 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। हनीमून से लौटने के बाद ही लाउलेन को ऑफिस के काम से एडिनबरा जाना पड़ गया था। चूंकि दोनों की हाल ही में शादी हुई थी, इसलिए दोनों ने साथ जाने का फैसला किया था। श्रीमती लाउलाइन भी गार्डन विला रोड के पास ही एक मोहल्ले की थी। उनके पिता का अच्छा व्यवसाय था, इसलिए वह भी एक अच्छे रईस घराने से थी। दफ्तर के साथियों और पड़ोस के लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। किसी ने भी ये नहीं बताया कि वे किसी तनाव में थे या उनकी किसी से दुश्मनी थी। हत्या का कोई कारण स्पष्ट न होने से पुलिस उलझन में थी, लेकिन बिना कारण के हत्या हो नहीं सकती, इसलिए पुलिस वाले हर संभव तरीके से जांच करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस हत्या के पीछे कारण क्या था। तभी वे हत्यारे के बारे में भी कोई निश्चित अवधारणा बना सकते थे। शवों के पोस्टमार्टम से ये पता चल चुका था कि एक पिस्तौल की गोली से हत्या की गई थी। पिस्तौल सामान्य मेक और मॉडल की थी और ऐसी हजारों पिस्तौलें इंग्लैंड में लोगों के पास थीं। अतः सिर्फ इस जानकारी से भी हत्यारे के पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बन सका था। अब पुलिस ने सहयात्रियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। पहली गवाह ब्लेयर बूथ थी। बूथ ने बताया, मैं ह्यूस्टन से ही इस ट्रेन में सवार हुई थी। ल्यूलाइन दंपत्ति के केबिन के सामने ही मेरी सीट थी। मैंने डिब्बे में चढ़ते ही दोनों को अभिवादन किया। दोनों ही खुश मिजाज थे। ल्यूलाइन अपनी पत्नी का काफी ख्याल रख रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने कुछ खाया और मुझे भी एक सेब दिया। इसके बाद अपने केबिन के पर्दे गिराकर दोनों सो गए। शायद उस वक्त 11:30 बजे थे। मैं भी थोड़ी देर तक पढ़ती रही, फिर मैं भी सो गई। बूथ ने बताना जारी रखा। रात करीब 2:30 बजे मैं टॉयलेट जाने के लिए उठी थी। पहले मैंने थर्मस से निकालकर पानी पिया। फिर मैं टॉयलेट की तरफ जाने ही वाली थी कि अचानक एक हल्के धमाके के साथ एक शोला सा मेरे घुटने के बगल से गुजर गया। मैं हतप्रभ रह गई और मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कुछ बदलाव नहीं नजर आया। इसके कुछ ही सेकंड बाद जब फिर से यही हुआ तो मैं चौंक गई और मैंने केबिन की बत्ती जलाई। तब मुझे सामने के केबिन से हल्का सा धुआं उठता नजर आया। मैंने फौरन दूसरी बत्ती जलाई तो सामने का दृश्य देखकर हतप्रभ रह गई। ये मेरे लिए एकदम अकल्पनीय दृश्य था। मैं डरकर चीख पड़ी। मुझे समझ आ गया था कि इन मियाँ बीवी को गोली मार दी गई है।
मुझे न तो चेन खींचने का होश था, न ही इस बात का कि मैं ये देखूं कि किसने ऐसा किया है। मैं डर के मारे दूसरे डिब्बे में भागने लगी तो मैंने ट्रेन के डिब्बों को जोड़ने वाले दरवाजे को जाम पाया। मैं दरवाजा पीटने लगी और चिल्लाने लगी। तब दूसरे डिब्बों के लोग भी आ गए और गार्ड जोन्स ने आकर दरवाजा खोला तो मैं बाहर निकल सकी। पुलिस ने अन्य यात्रियों से भी पूछताछ की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। प्रेस ने भी इस मामले पर काफी हो हल्ला मचाया, लेकिन नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकला। पुलिस न तो हत्या का उद्देश्य जान और समझ सकी, न ही हत्यारे का कुछ पता चल सका। 1 साल तक जब इस मामले में कुछ हासिल न हुआ तो स्कॉटलैंड यार्ड में चीफ ने इस मामले से जुड़े अफसर न्यूटन से फिर से पूछताछ की। न्यूटन इस बात पर भी विचार कर चुका था कि कहीं ये आत्महत्या तो नहीं थी, लेकिन इसका भी न तो कोई कारण समझ में आया, न ही पिस्तौल बरामद हो सकी। इसलिए इस विचार को खारिज कर दिया गया। न्यूटन ने अब एक बार फिर से सभी सहयात्रियों का बयान लेना शुरू किया। इस बार सभी सहयात्रियों को शक के दायरे में रखकर सबसे पहले ब्लेयर बूथ से पूछताछ की गई, लेकिन उस पर भी शक का कोई पुख्ता आधार इसलिए नहीं मिल सका कि हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल किसी के भी पास से नहीं बरामद हुई थी। लेकिन इस बार पुलिस का प्रयास विफल भी नहीं गया। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि डॉक्टर हिल नाम के एक सज्जन क्रेव स्टेशन पर उतरे थे। वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही आए थे। उन्हें पुलिस ने रेलवे रिकॉर्ड में दर्ज पते से ढूंढ निकाला। उन्होंने बताया कि अखबार के पीछे मुंह छिपाए एक व्यक्ति से उनकी बातचीत शुरू हो गई थी। करीब 35 वर्षीय वह व्यक्ति ह्यूस्टन से एडिनबरा जा रहा था, लेकिन रास्ते में वह क्रेव में उतर गया था। उसने कहा था कि उसे जाना तो एडिनबरा में ही था, लेकिन उसने चेस्टर में रह रहे एक मित्र से मिलने का मन बनाया है, अतः वह क्रेव में उतर जाएगा। डॉक्टर हिल ने उसका नाम नहीं पूछा था, या उसने बताया भी हो तो उन्हें याद नहीं। डॉक्टर हिल ने बताया कि वह व्यक्ति क्रेव में उनके साथ ही डिब्बे से उतरा था। उसे मैंने ही बताया था कि स्टेशन के सामने ही 2-4 अच्छे होटल हैं जहां वह रात गुजार सकता है। उसके बाद वह कहाँ गया मुझे ध्यान नहीं है, नहीं मैंने उस पर ध्यान देने की जरूरत समझी। न्यूटन का अनुमान था कि वही व्यक्ति हत्यारा था। वह क्रेव में इसलिए ये बहाना बनाकर उतरा होगा कि डॉक्टर हिल को लगे कि वह क्रेव से आगे नहीं बढ़ा, जबकि स्टेशन की भीड़ में डॉक्टर हिल के आगे बढ़ते ही वह अपने केबिन में फिर लौट आया होगा। ये ड्रामा भी उसने ये अंदाजा लगाकर किया होगा कि पुलिस डिब्बे के और आसपास के डिब्बे के यात्रियों से जरूर पूछताछ करेगी। न्यूटन की थ्योरी सही थी, क्योंकि उस समय क्रेव स्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद टिकट कलेक्टर नील शॉ के सामने ब्रेक जर्नी के लिए किसी भी यात्री ने अपनी टिकट पेश नहीं की थी। पुलिस ने स्टेशन के आसपास के होटल भी छान मारे थे। उस रात वहां के रजिस्टरों में किसी एकल यात्री की एंट्री नहीं थी। इंस्पेक्टर न्यूटन ने डॉक्टर हिल के बताए अस्पष्ट हुलिये के आधार पर सैकड़ों लोगों पर शक किया और उनसे पूछताछ की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला तो मामले की फाइल ही बंद कर दी गई। और लोगों की तरह मैं भी इस हत्याकांड से हतप्रभ था, लेकिन वक्त के साथ इस घटना पर भी धूल जम चुकी थी। धीरे धीरे इस घटना को घटे 10 साल और 10 महीने गुजर चुके थे। तभी एक शाम जब मैं थाने में रूटीन जांच पड़ताल के लिए गया था, तभी लंदन के निकट के एक गांव प्रिंसिपल दून से एक फोन मेरे पास आया। ये वही गांव था जहां मैं डॉक्टरी की नियमित प्रैक्टिस करता था। फोन में ये कहा गया
कि यहाँ शाम के झुटपुटे में मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति एक कार से टकराकर गिर पड़ा है। मैं फौरन पहुंचकर उसे देख लूं। थाने में मौजूद सिपाहियों में से 2 को लेकर मैं प्रिंसिपल दून गांव की उस सड़क पर फौरन पहुंच गया। शाम का अंधेरा छाने को था। सड़क पर यातायात कम हो रहा था और वैसे भी गांव में ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। ऐसे में पता नहीं कैसे ये टक्कर हो गई थी। मैं उसे देखते ही समझ गया था कि ये व्यक्ति ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। फिर भी मैंने उसे दर्द दूर करने की एक सुई दी और दोनों सिपाहियों की मदद से उसे पास ही स्थित अपने क्लिनिक ले गया। दोनों सिपाही भी वहीं पर मौजूद थे। वह भी शायद समझ गया था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने मुझसे कहा, डॉक्टर, मैं एक बयान देना चाहता हूँ। आप इसे मेरी स्वीकारोक्ति भी मान सकते हैं। मैंने कहा, पहले तुम्हारे दोस्तों रिश्तेदारों को तो बुला ले, फिर अपना बयान देना। लेकिन उसने कहा, डॉक्टर, मैं दुनिया में एकदम अकेला हूँ। कोई दोस्त नहीं है मेरा, न ही कोई रिश्तेदार, क्योंकि मैंने किसी से कोई संबंध रखा ही नहीं है। मैं 10 साल और 10 महीने से एकदम अलग, सबसे कटकर रह रहा हूँ। बस अब आप सब मेरी बात सुन लीजिए, ताकि मैं अपने दिल से कुछ बोझ तो हल्का महसूस कर सकूं। मैंने ब्रांडी की कुछ बूंदें उसे पिलाई और उसका बयान नोट करने के लिए तैयार हो गया। उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम हर्बर्ट ब्लैक है। मैं 24 वेस्टरबेरी गार्डन, लंदन में रहता हूँ। लेकिन 10 साल 10 महीने पहले तक मैं श्रीमती ग्लैडिस वेंटवर्थ के घर के पास ही ब्रेडफोर्ड में रहता था। आपको कुछ याद आया? मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। मैंने पूछा, क्या वही श्रीमती ग्लैडिस वेंटवर्थ लाइलियन जिनकी उसके पति के साथ ट्रेन में हत्या हुई थी? हाँ, वही, उसने जवाब दिया। और वह हत्या मैंने की थी, जिससे पूरा इंग्लैंड हिल उठा था। पर क्यों? मैं उत्सुकता और रोमांच से चीख पड़ा था। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने कहना शुरू किया। ब्रेडफोर्ड में रहते समय कभी मेरा परिचय ग्लैडिस से हो गया था। कुछ समय बाद हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। करीब 1 साल की दोस्ती के बाद हमने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन मेरी बेरोजगारी और गरीबी इसके आड़े आ रही थी। मैं खूबसूरत और स्वस्थ युवक था, इसलिए ग्लैडिस मुझे पसंद करती थी। लेकिन वह एक महत्वाकांक्षी युवती भी थी और हाई सोसाइटी के तौर तरीके उसे पसंद थे। ये मेरा दुर्भाग्य कि एक दिन एक पार्टी में मैंने अपने मित्र लेओलाइन का परिचय ग्लैडिस से करा दिया। इसके 1 महीने बाद लाइलियन ने मुझे सूचना दी कि वह और ग्लैडिस शादी करने जा रही हैं। ये सुनकर मैं इतना भिन्न आया कि मैं वहीं लेओलाइन के कमरे में मौजूद भारी फूलदान उसके सिर पर मारने वाला था। लेकिन कमरे में उसके बावर्ची के आ जाने से मुझे अपना इरादा बदल देना पड़ा। पर मेरे दिल में बदले की आग जलती ही रही थी। 1 हफ्ते बाद ही दोनों की शादी भी हो गई। मैं भी उसमें निमंत्रित था, जिससे मेरी ईर्ष्या और बदले की भावना और बढ़ गई थी। लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि वह गलत भावना थी। साथ ही मेरे दोस्त की गलती तो थी ही नहीं, क्योंकि उसे ये तो पता ही नहीं था कि मैं और ग्लैडिस एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तो ग्लैडिस की स्वार्थी भावना थी, जो वह मुझसे अलग हो गई।
उस वक्त मुझे उससे नफरत हो गई थी, लेकिन उनकी हत्या के बाद से मैं पछताता रहा हूँ। इसलिए भी कि आखिर ग्लैडिस की भी क्या गलती थी? कोई भी लड़की आखिर किसी बेरोजगार व्यक्ति से शादी क्यों करना चाहेगी? लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ बदले की भावना से जल रहा था। मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मुझे पता चल गया था कि वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे से एडिनबरा जाएंगे। मैंने इसी यात्रा में मोरलैंड के जंगलों से जब ट्रेन गुजरती है, तब उनकी हत्या करने की योजना बनाई, इसलिए कि वह अंधेरा जंगली इलाका है और वहाँ ट्रेन की चेन खींचकर उतरकर भागने में मुझे सुविधा रहती। मैं भी उनके साथ ट्रेन में सवार हो गया। मैंने उनके एकदम विपरीत केबिन में अपनी टिकट बुक कराई थी, ताकि मुझ पर उनकी नज़र न पड़े। मैंने अखबार से मुंह भी छिपा लिया था, ताकि कोई मुझे ठीक से न देख सके। एक सज्जन ने तब भी मुझसे बात शुरू की थी। उन्हें गच्चा देने के लिए ही मैं क्रेव में उतरने और चेस्टर में किसी मित्र से मिलने की बात को कह गया था, जबकि हकीकत में प्लेटफॉर्म पर उतरने के चंद मिनट बाद ही मैं फिर से डब्बे में चढ़ गया था। रात 2 बजे के बाद मैं जिस तरफ था, उसके कॉरिडोर के दरवाजे में स्प्रिंग फंसाकर दरवाजे को जाम कर दिया। फिर मैं दूसरी तरफ के उस दरवाजे पर पहुंचा जो डिब्बों को आपस में जोड़ता है। मेरा दुर्भाग्य कि उसी समय एक महिला जाग गई थी, लेकिन वह उनींदी ही थी। मैंने दूसरी तरफ के दरवाजे से, जो कि लियोलाइन दंपत्ति के केबिन से सटा हुआ था, एक के बाद एक 2 गोलियां चलाईं। दोनों ही गोलियां निशाने पर थीं। चूकने का कोई सवाल इसलिए नहीं था कि दोनों लगभग सामने ही थे। उसके बाद मैंने चेन खींची, लेकिन हड़बड़ी में शायद मैं ठीक से खींच नहीं सका या चेन खराब थी। फिर मैं अगले डिब्बे में पहुंच गया और वहां से चेन खींच दी। जब तक ट्रेन रुकती, मैं ट्रेन के डिब्बे के रंग की शॉल से खुद को लपेटकर उसी डिब्बे के दरवाजे से लटक गया। इसीलिए गार्ड ने और दूसरे लोगों ने भी जब खिड़कियों से बाहर झांका, तो किसी की मुझ पर नजर नहीं पड़ी। दरवाजे पर भी कोई लटका हो सकता है, इसका किसी को ख्याल भी उस वक्त तक नहीं आया। इस बीच ट्रेन रुक भी गई थी, लेकिन मैं तो थोड़ा गति कम होते ही कूद गया था। रात के अंधेरे से मुझे बचने में कामयाबी मिल गई। दूसरे सभी लोग ट्रेन के डिब्बे के अंदर वहां देख रहे थे जहां हत्या हुई थी। बाहर देखने का तो किसी को ख्याल भी नहीं आया। ये सब बताते बताते उसका दम उखड़ने लगा। मैंने ब्रांडी की कुछ बूंदें और उसके गले में सरका दी। उसने कहा, ये मेरा सौभाग्य था कि सुबह ही बारिश हो गई थी, जिससे मेरे पैरों के निशान आदि मिट चुके थे। वैसे भी अगर निशान मिल भी जाते तो क्या होता, क्योंकि मेरा वह पहला और आखिरी अपराध था। इसलिए पुलिस के पास मेरे कोई निशान नहीं थे। बाद में मैंने पिस्तौल एक पानी से भरे तालाब में फेंक दी और एक आज़ाद व्यक्ति की तरह वहां से कार्लाइल पहुंचा। बाकी रात वहीं मैंने स्टेशन पर बिताई और सुबह वहां से लंदन लौट आया। जब मैं कार्लाइल पहुंचा, तो वहां स्टेशन पर हड़कंप मचा हुआ था, इसलिए मेरी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद के दिन मैंने पश्चाताप में ही बिताए हैं। हाँ, खुद को पुलिस के हवाले करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा सका,
लेकिन ईश्वर ने इस तरह की मौत देकर मुझसे हिसाब बराबर भी कर लिया है। ये कहते कहते उसकी आंखें मूंद चुकी थीं और मैं और मेरे दोनों पुलिस वाले हतप्रभ अपने माथे पर हाथ धरे ईश्वर के इस विचित्र न्याय को देख रहे थे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फ्रीमैन विल्स क्रॉफ्ट्स की लिखी जासूसी कहानी चलती ट्रेन में हत्या का रहस्य। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।